तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द रुइंस। अब इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अंधेरी जगह पर कैद थी। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर कुछ देर में हम किसी चीज़ को नोटिस करते हैं जो कि रेंगते हुए उसके पास आ रही थी, और यहाँ पर कोई ना दिखने वाली चीज़ उस लड़की को खींच कर यहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर सीन कट होकर एक नेक्स्ट सीन पे जाता है, जहाँ पर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तो तब उनकी मुलाकात होती है मास्को से आए हुए एक लड़के से, जो यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आता है। वो बताता है कि मेरा भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पास ही के इलाके में पुराने टेम्पल की तलाश में आया था अपनी आर्कियोलॉजिस्ट साथी के साथ, लेकिन उस दिन के बाद उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। वो इनके ग्रुप को भी कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन इस टाइम ये ग्रुप इनकार कर देता है। लेकिन सुबह होते ही इन सब का इरादा बदल जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं खुद भी उस टेम्पल को देखने का, जिसके बारे में आज तक इन लोगों ने सुना भी नहीं था। अब ये लोग इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो टेम्पल था। इन्होंने एक लोकल गाइड भी हायर किया था जो कि इलाके में उन्हें छोड़ देता है और इन्हें पूरा सफर खुद ही तय करना पड़ता है। ये लोग एक टैक्सी भी हायर करते हैं जो कि उन्हें टेम्पल तक ले जाएगा। अब यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उसने भी इन लोगों को जंगल के बाहर ही छोड़कर कहा कि तुम लोग अपना सफर अब अकेले ही तय करो। अब जंगल के अंदर जब ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं तो रास्ते में इन्हें काफी पुरानी चीजें मिलती हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी पुराने हैं। अब यहाँ पर उन्हें एक जीप नजर आती है जो कि शायद उसी आर्कियोलॉजिस्ट की होगी जिसका भाई उसे ढूंढ रहा था। अब इन्होंने आसपास की चीज़ें देखी और उनकी पिक्चर्स लेने लगे। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वहाँ के जो आसपास के लोकल के लोग थे वो इनको अजीब नज़रों से देख रहे थे और इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। अब जैसे वो लोग इनके यहाँ आने से खुशी ना हो। अब खैर फाइनली ये लोग उस टेम्पल के सामने पहुँच भी जाते हैं जिसे यह लोग देखने के लिए आए हुए थे। अब ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसके ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पूरा टेम्पल वाइन से यानी कि पौधों की बेलों से भरा था। अब ये लोग इस टेम्पल के सामने पिक्चर्स लेने लग जाते हैं और इसी टाइम पर कुछ लोकल लोग यहाँ पर घोड़ों पर सवार हुए आते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों को यहाँ के आने पर। अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों के यहाँ आने पर। वो इशारों से यहाँ से उन्हें जाने को कहते थे, लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि इन दोनों की लैंग्वेजेस अलग थी, इसीलिए ना तो वो इनकी बात समझ पा रहे थे और ना वो लोग इनकी, यानी दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे थे। अब इसी चक्कर में उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन पर इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग उनकी टेम्पल्स की फ़ोटो ले रहे हैं और उनकी मतलब उनके टेम्पल की इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अब ये लोग इसीलिए वो कैमरा वापस देने की भी कोशिश करते हैं और जैसे ही एक लड़का कैमरा देने के लिए उनके करीब जाता है तो जो विलेजर्स में से एक आदमी होता है वो उसके ऊपर तीर से हमला करके उसे मार देता है। अब इनके ग्रुप के सभी लोग पैनिक हो चुके थे और पैनिक होकर ये लोग इस टेम्पल के ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़े तो नीचे से लोगों ने उन्हें वार्न करना शुरू कर दिया कि आज के बाद नीचे मत आना। अब ये लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर टेम्पल के ऊपर 2 कैंप लगे हुए थे जो उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के थे, पर अब इन दोनों कैंप्स में कोई भी नहीं था। अब ये लोग देखते हैं कि टेम्पल के ठीक ऊपर एक बहुत ही गहरा कुआं टाइप का था। खैर ये लोग अभी ये सोच रहे थे कि वो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट होंगे कहाँ कि तभी उन्हें एक उसी कुएं में से किसी फ़ोन की आवाज़ आती है। अब मिथाई यानी कि वो लड़का जिसका भाई आर्कियोलॉजिस्ट था, उसे लगता है कि उसका भाई इसी कुएं में गिर गया होगा, इसीलिए वो कुएं के अंदर जाने का फैसला करता है। ये लोग मिथाई को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसके ज़रिए जैसे जैसे मिथाई धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है कि तभी रस्सी टूट जाती है और मिथाई बिल्कुल नीचे जाके उसी कुएं के सबसे नीचे गिरता है जो कि काफ़ी गहरा था। अब नीचे गिरने की वजह से मिथाई की टांगे और कमर टूट गई थी। ऊपर इन लोगों को मिथाई की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। अब मिथाई की हालत जानने के लिए ये लोग नई रस्सी बांधते हैं और उसके साथ टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे जाते हुए उसके हाथ में लाइट भी थी जिससे वो ये देखती है कि कुएं की सारी दीवारें अच्छी तरह से उन्हीं वाइन से कवर हुई रखी है जिससे अभी तक हमने देखा है। अब इन्होंने जितनी बड़ी रस्सी लगाई थी उसने टेसी को काफी नीचे तक तो पहुंचा ही दिया था, पर फिर भी ये कुआं काफी
काफ़ी गहरा था और उसे मैथ्यू तक आने के लिए जंप लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उसके अपने घुटने में भी चोट लग गई थी। यहाँ मिथाई ने उसे बताया कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब ये बात वो ऊपर भी बता देती है। फिलहाल इनके लिए इम्पोर्टेंट था मैथ्यू को ऊपर लेकर आना। ये लोग एक स्ट्रेचर बनाकर नीचे फेंकने का फैसला करते हैं, जबकि एमी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी वो इन सबको बताती है कि ऐसा मत करो, किसी की कमर में चोट हो और उसे इस तरह से मूव किया जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। भागते हुए वह इस टेम्पल के नीचे उतरती है और यहाँ के विलेजर से मदद मांगती है, लेकिन ये लोग गुस्से में उसी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। एमी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो यहाँ उसका साथी उसे संभालने लगता है। यहाँ तक कि रोते रोते एमी नीचे उन वाइन्स पर गिर जाती है और ये देखते हुए सभी विलेजर्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। एमी को गुस्सा आ रहा था तो उसने यही वाइन्स तोड़कर सामने एक बच्चे पर फेंक दी और इसके बाद जो हुआ वो देखकर वो शॉक हो गई। गांव वाले ने उस बच्चे को ही शूट करके मार दिया जिसके ऊपर वो वाइन्स गिरी थी और यहाँ इन्हें अंदाजा हो गया कि गांव के लोग इन लोगों से गुस्सा नहीं है, वो असल में टेम्पल्स में आए इन वाइन से डरते हैं। एमी का साथी समझ गया कि अब ये लोग एमी को भी इसी तरह मार देंगे क्योंकि वो भी इस वाइन्स पर गिरी थी। अब इसीलिए वह एमी को लेकर वापस टेम्पल के ऊपर आ जाता है, जहां उनके बाकी साथी एक स्ट्रेचर तैयार कर रहे थे। एमी और उसका एक साथी आकर इन लोगों को बताते हैं कि गांव के सभी लोग इन वाइन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ऐसा क्यों है ये इन्हें नहीं मालूम। खैर दिखाया जाता है कि स्ट्रेचर तैयार करने के बाद उसी रस्सी के जरिए जिसके जरिए स्टेसी नीचे आई थी वो स्ट्रेचर भी नीचे भेजते हैं। अब क्योंकि रस्सी छोटी थी तो एमी और स्टेसी दोनों मिलकर मैथ्यू को उठाकर स्ट्रेचर के ऊपर लिटा देते हैं, जिस वजह से मैथ्यू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। काफ़ी देर तक मेहनत के बाद ये लोग मैथ्यू को ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपर आने के बाद एमी और जेफ जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे वो दोबारा मैथ्यू को चेक करते हैं और उसकी हालत को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि शायद वो अब कभी चल ना सके, लेकिन फिर भी उम्मीद उन्हें रखनी होगी। वो हर किसी को वॉर्न करते हैं कि मैथ्यू को ज़रा सा भी कोई नहीं हिलाएगा। अब इन्हें मैथ्यू के लिए यहाँ से निकलना था। नीचे विल्टर्स खड़े थे जो इनके नीचे जाते ही इन्हें मार देते। इन्हें रात में ही कुछ सोचना था। एमी यहाँ पर आए पुराने आर्कियोलॉजिस्ट के बैग चेक करती है तो उन्हें जीप की चाबी मिलती है और यहाँ एक दूसरी लड़की को उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट की फ्लाइट की टिकट्स भी मिल जाती है जो अगले दिन के लिए बुक की गई थी। अब इस चीज़ से इन लोगों को होप मिलती है कि अगर कल कोई एयरलाइन पर नहीं जाता है तो ज़रूर कोई ना कोई इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आएगा और इन सब को रेस्क्यू कर लेगा। अब हम देखते हैं कि रात में एमी स्टेसी के घुटने के जख्म को ठीक करती है और साथ साथ रोते हुए ये भी कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे यहाँ आने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए। खैर सुबह हो जाती है और अब खैर दिखाया जाता है कि जब इनका एक साथी जब उन वाइन्स के पास जाता है तो उसे वाइन्स के अंदर एक स्केलेटन दिखता है, इंसानी ढांचा, जिसे देखकर वो डर जाता है। जबकि स्टेसी भी जब सोकर उठती है तो वो खुद बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये सब लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उसके जख्म में से वही वाइन्स निकल रही थी जो वाइन्स यहाँ टेम्पल में चारों तरफ फैली हुई थी। ये लोग पहले ही उन वाइन्स को उतारते हुए साइड पर फेंक देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली चीज़ ये थी कि वाइन अब उनकी चोट के अंदर जिस्म के अंदर ग्रो कर रही थी। ये लोग उनकी चोट के करीब से तो उन वाइन्स को पकड़कर खींच लेते हैं, लेकिन स्टेसी कहती है कि मुझे अपने पेट के अंदर कुछ हिलता हुआ और चलता हुआ महसूस हो रहा है और यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। असल में ये प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और किसी भी इंसान या जानवर तक की जान ले सकते थे और इनके डीएनए के साथ जल्दी से बॉन्ड बना सकते थे। स्टेसी क्योंकि नीचे जा रही थी तो वहाँ बहुत सारी वाइन्स उसे टकराई थी और उसे समझ आ गई कि वाइन्स के पोलन उसके कपड़ों पर गिर गए होंगे और उसके जिस्म पर लगते ही उन वाइन्स के पोलन्स ने उनकी बॉडी के डीएनए के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब वो सारी वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करने लगी थी। अब ये लोग अपने ही टेंशन में थे कि यहाँ पर मैथ्यू भी एक दर्द से चिल्लाने लगता है। एमी जब उसके पास जाती है तो ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं कि मैथ्यू के भी दोनों टांगों को अच्छी तरीके से इन वाइन्स ने अपनी लपेट में ले लिया था।
जेफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, इन वाइन्स को उतारता है, लेकिन इन वाइन्स ने उसकी बॉडी को अंदर तक जख्मी कर दिया था और इतने गहरे जख्म को साफ करना आसान नहीं था। इन सब के दौरान टेम्पल के उस कुएं से इन्हें दोबारा फोन की रिंग की आवाज आती है। ये लोग दोबारा नीचे जाकर चेक करने का फैसला करते हैं और एमी और स्टेसी दोनों ही नीचे उतर जाते हैं। फोन की आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक टनल के पास पहुंचते हैं, जो टनल पूरी तरीके से उन्हें वाइन से ढकी हुई थी। मजबूरन इन्हें वाइन के ऊपर चलकर जाना पड़ा, जहां आगे जाकर इन्होंने देखा कि वहां एक लड़की थी जिसके हाथ में फोन था। वह लड़की मर चुकी थी और उसकी बॉडी की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें भी ग्रे हो चुकी थी। ये लोग उसके हाथ से डरते हुए फोन छीनते थे। देखते हैं कि फोन में सिग्नल्स तो थे ही नहीं, तो फोन रिंग कैसे कर रहा था। तब इन्हें ये रियलाइज होता है कि असल में ये फोन रिंग नहीं कर रहा था, बल्कि फोन जैसी आवाजें ये पौधे निकाल रहे थे। एमी हैरान होकर जैसे इस फूल को टच करती है, वहां बहुत सारी वाइन्स एकदम से जैसे जिंदा हो जाती है और उनके हाथ को जकड़ लेती हैं। जैसे उसकी मदद करती है, उन वाइन्स को छुड़वा देती है और ये लोग यहाँ से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो वाइन्स उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकने लगी थी। वाइन्स को साइड में करते हुए ये लोग बाहर जा ही रहे थे कि वाइन्स ने उनके पाँव को खींच लिया और नीचे गिरा दिया। वो वाइन्स इन्हें बुरी तरीके से अपने अंदर खींच रही थी। एमी तो बच गई थी इन वाइन्स से, लेकिन स्टेसी को पूरी तरह इन वाइन्स ने पकड़ लिया था। एमी स्टेसी को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए खींचती है और वहां तक ले जाती है जहां पर रस्सी थी। एमी स्टेसी को गोद में लेते हुए उस रस्सी को पकड़ लेती है और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए ऊपर वाले लोगों से रस्सी खींचने को कहते हैं। जैसे जैसे लोग ऊपर जा रहे थे, इर्द गिर्द की वाइन्स इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी और इससे पहले कि उनकी जान खतरे में पड़ती, किस्मत से ये लोग वक्त रहते ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपर जाकर ये दोनों बुरी तरीके से पैनिक हो चुकी थी। वो नीचे होने वाली सारी चीजें इन्हें बताती हैं और ये ग्रुप उनसे पूछता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो एक लड़का कहता है कि हमें नीचे जाकर लोकल्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जेफ याद करवाता है कि जो भी नीचे जाएगा ये लोकल्स उन्हें मार देंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से उन्हें ऐसा करते हुए। जेफ कहता है, देखो हमने यहाँ पर होटल की बुकिंग भी करवाई थी और वो लोकल टूरिस्ट जो हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था, जरूर उनमें से कोई हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ जरूर आएगा। इन्हें बस किसी तरह अपने आप को जिंदा रखना है जब तक कोई उनकी मदद के लिए ना आ जाए। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि इनके पास खाना और पानी बहुत कम था। इनके पास एक सैंडविच था जिसका एक एक टुकड़ा ही इन सबको मिल पाता। जेफ अपना सैंडविच मिठाई को दे देता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो मरने वाला था क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। जेफ इन लोगों से कहता है कि अगर हमें मिठाई की जान बचानी है तो हमें उसकी टांगें काटनी पड़ेगी। सब जानते थे कि ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला था। जेफ मिठाई को थोड़ी सी अल्कोहल पिला देता है ताकि वो इस पेन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद उसके मुंह में बेल्ट डालकर वह अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। जेफ जहां प्रोसीजर कर रहा था वहीं दूसरी लोग मिठाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जेफ यहाँ पे एक पत्थर को गर्म करता है और उसे जोर से मिठाई की टांग पर मारते हुए मिठाई के इन्फेक्शन वाले हिस्से को तोड़ देता है। उसके जो बारीक वेंस थे, अब यहाँ पर उसने उसके बारीक जो वेंस थे उसने उन सबको काट दिया था। मिठाई दर्द से चिल्ला रहा था और लड़कियां ये आवाजें नहीं सुन पा रही थी। और इन सब के बाद जेफ एक पैन गर्म करते हुए उसके मिठाई के जख्म को जला देता है ताकि वहां पर और कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो और खून भी ना बहे। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद लड़कियां भी कैंप से बाहर निकल आती हैं। एमी और जेफ मिठाई की कंडीशन पर बात करने लगते हैं और इतनी ही देर में बाकी लोग ये देखते हैं कि मिठाई की कटी हुई टांगों को वो वाइन्स आगे बढ़कर अपने अंदर ले जा रहे थे। यानी कि इन वाइन्स यानी कि ये जो वाइन्स है वो आदमखोर थे। इनको इंसानों के मांस पसंद थे और इन्हें ये समझ आ जाता है कि यही वजह है कि वह सारे विलेजर्स इन वाइन्स यानी पौधों से डरते हैं। रात होती है जब यह सोचते हुए नीचे जाता है कि वो वहां से भाग जाएगा, लेकिन जब नीचे जाकर देखता है तो गांव वाले अब भी उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। जेफ तो नीचे था। ऊपर स्टेसी बहुत ज्यादा रो रही थी जबकि एमी और दूसरा लड़का बाहर बैठे हुए थे। एमी
रोते हुए एक दूसरे लड़के के कंधे पर सर रख देती है और इतनी ही देर में स्टेसी को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। वो इन आवाजों को गलत समझकर बाहर आ जाती है और एमी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में इन्हें समझ में आ जाता है कि ये आवाजें पौधे ही निकाल रहे थे। इनका शोर सुनते हुए जेफ ऊपर आ जाता है और स्टेसी उसे उसी के फ्रेंड के खिलाफ करने की कोशिश करती है। ये देखते हुए स्टेसी का हस्बैंड स्टेसी को डांटने लगता है और इस सारी लड़ाई के दौरान ये लोग नोटिस ही नहीं कर पाते कि मिथाई की क्या हालत हो रही है। वाइंस ने पूरी तरीके से मिथाई को जकड़ लिया है और वो अब उसके नाक और मुंह के जरिए उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। यहाँ तक कि ये वाइंस मिथाई का दम घोलकर उसे मार भी देती हैं। जिस टाइम जेफ मिथाई को नोटिस करता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जेफ मिथाई की बॉडी से उन वाइन्स को बाहर निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि मिथाई मर चुका है। ये देखते हुए स्टेसी और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर भी हैं और उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब वो जल्द ही मर जाएगी। वो यहाँ पर एक छुरी उठाते हुए कहती है कि मैं अपनी बॉडी को काट कर इन वाइन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन उसका साथी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन स्टेसी, जिसकी हालत काबू में थी ही नहीं, वो उसे भी अपने से दूर कर देती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। सभी लोग स्टेसी को ही काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया जिससे इन सबको डरना पड़ा, क्योंकि जो सारी वाइन्स थी, उनके जो फ्लावर्स थे वो बिल्कुल स्टेसी के ही आवाज़ में स्टेसी के ही तरह बोलने लगे। उसके बोले हुए वर्ड्स को रिपीट करने लगी और इस तरह इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इन वाइन्स के पास ब्रेन भी है, जिसकी वजह से वो वाइन्स और उनके फ्लावर उन्हें मिमिक कर पा रहे हैं, उनकी नकल उतार पा रहे हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जेफ और एमी एक साथ बैठे हुए थे जब वो देखते हैं कि विलेजर्स आकर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नमक को टेम्पल के इर्द गिर्द गिरा रहे थे ताकि वह वाइन्स आगे ना बढ़ सके। जेफ एमी से कहता है कि ये एक एंशियंट वाइन है, यहाँ यानी बहुत ही सदियों पुरानी वाइन्स है और जेनेटिक डेवलपमेंट होने की वजह से ये इंसानों को खाने लगी हैं। इसी वजह से इंसान तो क्या, जानवर भी इन वाइन से दूर रहते हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि इनका दूसरा साथी कैंप से निकल कर आता और इन्हें बताता है कि स्टेसी की हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। ये लोग देखते हैं कि वाइन्स बहुत ही तेज़ी से उसकी टांग के अंदर ग्रो कर रही हैं। जब छुरी लेता है और उसकी टांग को काट कर उन वाइन्स को निकालने की कोशिश करता है। जब स्टेसी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे मेरे सर में भी हों, लेकिन ये लोग उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब स्टेसी कुछ पीने लगती है तो इन्हें सचमुच में उसके सर में वाइन्स चलती हुई दिखाई देती हैं। सारे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, इसीलिए स्टेसी भी समझ गई थी इन वाइन्स को उसकी बॉडी के अंदर निकालने के बाद भी नहीं टला। ये लोग सो जाते हैं और कुछ देर बाद जब वो लोग उठकर देखते हैं तो देखते हैं कि स्टेसी इन लोगों के पास नहीं थी, वह पहले से ही बाहर आ चुकी थी। और जब वह बाहर आई थी तो उसको देखते ही इन वाइन्स ने उसकी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से स्टेसी और भी ज़्यादा डर गई और उसने अपनी पूरी बॉडी को कट कर लिया। जब तक ये लोग बाहर निकले तब तक उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था। जेफ उसे रोकने के लिए उसके करीब आता है तो वो अपने चाकू से जेफ को दूर कर देती है और इस तरह से जेफ का हाथ भी जख्मी हो जाता है। और जब उसका साथी उसे रोकने के लिए जाता है तो स्टेसी गलती से चाकू उसके सीने में स्टैब कर देती है और ऐसे उनका एक और साथी इन्हीं की आंखों के सामने मारा जाता है। उसके मरते ही यह वाइन्स उसकी बॉडी को जकड़ लेती हैं और खींचते हुए अपने अंदर ले जाती हैं। स्टेसी रो रही थी और वो एमी से कहती है कि प्लीज़ मुझे मार दो, तो एमी उससे प्यार करती है और वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे। जेफ, जो कि हकीकत जानता था कि स्टेसी बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, वो आखिर उसे मार ही देता है और उसके सारे दर्द से उसे आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो स्टेसी का खून लेकर एमी की बॉडी पर लगा देता है और उसे जीप की चाबियाँ देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, तुम रुकना मत। जब जानता था कि यहाँ से कोई एक ही बचकर जा सकता है, नहीं तो विलेजर सबको मार देंगे। उन्होंने प्लान बनाया कि वो एमी को मरा हुआ दिखाते हुए नीचे लेकर जाएगा और खुद विलेजर्स के सामने आ जाएगा। ऐसे विलेजर्स का ध्यान एमी से हट जाएगा और एमी भाग जाएगी। अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो एमी के मरे हुए की तरह उठाकर टेम्पल से नीचे ले जाता है। उसे लिटाकर वो उसे
आखिरी बार प्यार से देखता है और खुद इन सारे विलेजर्स के सामने चला जाता है। गांव के लोग उसे देखते ही उसके ऊपर बहुत सारे तीर से हमला कर देते हैं। जेफ बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर दर्द से तड़पने लग जाता है और उसकी तड़प को देखते हुए यहाँ के लीडर उसके सर पर गोली मार देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। और इसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए एमी पीछे का रास्ता इस्तेमाल करते हुए जंगल से भाग जाती है। गांव वालों को जब ये पता लगता है तो गांव वाले उन्हें मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और तीर से निशाने लगाते हैं, लेकिन किस्मत से एमी सभी तीरों से बच गई थी। वो रुकी नहीं क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रुक गई तो मारी जाएगी। ताकत खत्म होने के बावजूद भी वो भागती रही जब तक जीप नहीं मिली। अब आखिरकार उसकी किस्मत उसका साथ भी देती है और जीप स्टार्ट हो जाती है, जिसे लेकर वह जंगल से बाहर निकलने लगती है। उसने यहाँ पर अपना बहुत कुछ खो दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो इस जंगल से जा रही होती है उसे लगता है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं थी क्योंकि हम नोटिस करते हैं कि उसके सर पर भी वाइन्स का निशान हमें नजर आ रहा था, जो इस चीज़ की निशानी थी कि वाइन्स ने कहीं ना कहीं उसे भी इन्फेक्टेड किया था। अब इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दो और दोस्तों को इसी टेंपल के करीब देख रहे थे, जो इस टेंपल को देखने और इसकी मिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।